गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं वकील चौहान और भीमप्रा एकेडमी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे क्या, गवर्नर जनरल के बारे में। तो आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 1857 की क्रांति या चाहे कोई भी क्रांति होगी तो उसके कारण क्या होते हैं। बिना कारण के कोई भी क्रांति हो, चाहे मार झगड़े हो, नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले उसमें हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। तो उसमें कारण में हम देखेंगे सबसे पहले सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और राजनीतिक कारण। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक कारण। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो सामाजिक कारण ये थे कि जो अंग्रेज थे और भारतीय थे, इन दोनों में कोई भी तालमेल नहीं था। यानी कहने का मतलब ये था कि जो अंग्रेज थे अपने आप को क्या समझते थे, उच्च समझते थे, और भारतीयों को निम्न जाति के समझते थे। यहाँ तक कि ऐसा माना जाता है कि जो सार्वजनिक चीज़ें थी उस पर यही लिखा हुआ था कि कुत्तों और भारतीयों को क्या है, प्रवेश वर्जित है। यानी कह सकते हैं कि भारतीयों की तुलना किससे की जा रही थी, कुत्तों के समान की जा रही थी। तो इस तरह से क्या हुआ था, ये सामाजिक कारण रहा। अगला है धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण ये था कि जो भारत में 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियाँ आती हैं, यानी भारत में क्या कहा जाता है कि जो अंग्रेज थे भारत में, जो कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियाँ आती हैं। तो उनका मानना यही था कि पूरे भारत को क्या किया जाए, ईसाई धर्म घोषित कर दिया जाए। यानी यहाँ के भारतीय लोग क्या करें, ईसाई धर्म को अपना लें। यानी पूरी तरह से भारतीय लोग क्या हो जाए, हिंदू धर्म को हटा करके, मुस्लिम धर्म को हटा करके, सिख धर्म को हटा करके क्या कर दिया जाए, ईसाई धर्म ग्रहण करा दिया जाए। तो इसमें क्या रहा, मेन रूप से धार्मिक कारण में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारतीयों के क्या करना, ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। अगला है सैनिक कारण। सैनिक कारण में ये था कि जो सैनिक थे उनको अधिक वेतन नहीं दिए जा रहे थे। दूसरी बात ये थी कि उच्च पद पे उनको नहीं पहुंचाया जा रहा था। तीसरी बात ये थी कि जो आप जानते ही हैं कि जो क्या था, पहले समुद्र को लांघना हिंदू धर्म के खिलाफ माना जाता था, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग यही मान्यताएं हैं कि जो समुद्र हैं, चाहे नदियाँ हैं, उनको पार करने से हिंदू धर्म क्या होगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो कि सैनिकों में जो विद्रोह का कारण रहा, यही रहा। ठीक है। अगला है क्या, अगला पॉइंट है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण भी ये रहा कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो हड़प नीति या विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप नीति अपनाई गई थी, उसके द्वारा क्या हुआ, अंग्रेजी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। यानी कह सकते हैं हम कि जो कि अंग्रेजी साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। उसका कारण क्या रहा, हड़प की नीति। तो ये क्या रहे, राजनीतिक कारण है। अगला पॉइंट देखते हैं तात्कालिक कारण। यानी 1857 की जो तात्कालिक घटना हुई थी वो क्या हुई थी। तो 1857 की क्रांति के समय जो तत्कालीन घटना ये रही कि जो पहले जो सैनिकों में प्रयोग होता था बंदूक, उसका नाम क्या था, ब्राउन बैस बंदूक था। लेकिन उसकी जगह क्या होने लगा, इनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा। अब इनफील्ड राइफल में क्या होता था भाई कि कारतूस लगती थी। अब उस कारतूस में क्या होता था कि जो वो कारतूस था गाय और सूअर की चर्बी द्वारा बनता था। तो उस गाय और सूअर की चर्बी द्वारा जब बनता था तो भाई जाहिर सी बात है उस कारतूस को ऐसे खींचना होता था दांतों से। जब दांतों से खींचेंगे तो आपका धर्म क्या होगा, भ्रष्ट होगा, यानी आपका धर्म क्या होगा, नष्ट होगा। इसके कारण ये जो मेन जो 1857 की क्रांति का कारण रहा, ये तत्कालीन कारण रहा। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये प्रश्न आता है कि राइफल जो था, राइफल का कारतूस वो कहाँ, किस कारखाने में बनता था। तो ध्यान में रखिएगा, बुलिच आर्सेनल कारखाने में क्या होता था, जो राइफल की कारतूस होती थी वो बनती थी। अगला पॉइंट देख लीजिए, कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग होता था, जो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये क्या थे, 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण कारण थे। इसी के वजह से क्या हुआ, जो 1857 की क्रांति होती है। ठीक है जी। चलिए अब देख लेते हैं कि जो 1857 की क्रांति के समय जो महत्वपूर्ण लोग थे कौन कौन थे, उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय जो विभिन्न व्यक्ति थे उसके बारे में जान लीजिए। 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था या वायसराय कौन था। तो कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग था। फिर प्रश्न पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पाल्मस्टर्न थे। कौन थे, लॉर्ड पाल्मस्टर्न थे। फिर अगला पॉइंट पूछता है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। ब्रिटेन की महारानी कौन थी, तो महारानी विक्टोरिया थी। अब ये प्रश्न पूछा जाता है
कि 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था। मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। यानी ये बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह भी रहा। अब आइए देखते हैं अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट देखिए, 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था भाई? रोटी और कमल। तो सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो क्या था? रोटी और कमल। तो इसका मतलब क्या था कि भारतीय लोगों का मानना यह था कि रोटी हमारी तभी सुरक्षित रह सकती है जब अंग्रेजों को हम क्या करें? भारत से भगा दें। और जब हमारी रोटी सुरक्षित हो जाएगी तो हमारा देश क्या होगा? कमल की तरह खिल जाएगा। यानी जो सभी भारतीय जो हैं उनको रोटियां मिलने लगेंगी, और जब रोटियां मिलेंगी तो जाहिर सी बात है भाई, सभी लोग क्या होंगे? खुशी होंगे। और जब खुश होंगे तो हमारा देश क्या होगा? कमल की तरह बिल्कुल खिला हुआ प्रतीत होगा। तो 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? रोटी और कमल था। अगला पॉइंट देखिए, 1857 की क्रांति के समय कंपनी का सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनिसन था। कौन था? जॉर्ज एनिसन था। फिर अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, 1857 की क्रांति के समय एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी शायर यानी कौन था भाई? मिर्जा गालिब। ये प्रश्न कई बार आए हुए हैं, ध्यान में रखिएगा कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति को अपनी आंखों द्वारा किसने देखा था? तो यानी प्रत्यक्षदर्शी कौन था? तो कौन था? मिर्जा गालिब था, जो 1857 की क्रांति को अपने आंखों द्वारा क्या किया था? देखा था। अगला देख लेते हैं, अंग्रेजों की सहायता करने वाले देसी रियासतें। तो देख लीजिए इसमें अंग्रेजों की सहायता करने वाले कौन कौन सी देसी रियासतें थी? हैदराबाद का निजाम था, फिर ग्वालियर का सिंधिया राजवंश था, उसके बाद जिंद था, उसके बाद पटियाला था। आप लोगों को पता ही होगा कि घर का भेदी लंका ढाए। उसी तरह से भारत के लोग भी, भारत की देसी रियासतें भी क्या की थी? अंग्रेजों की तरफ से जो 1857 की क्रांति में भाग ली थी, यानी अंग्रेजों की सहायता किए थे। फिर देखते हैं कि 1857 की क्रांति में भाग नहीं लेने वाले कौन कौन लोग थे। तो देख लीजिए इसमें, जो कि व्यापारी वर्ग थे यानी साहूकार थे, उसके बाद शिक्षित वर्ग यानी उच्च तथा मध्यम वर्ग के जो शिक्षित लोग थे वो लोग क्या किए थे? 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। उसके बाद कौन थे? जमींदार लोग थे। ये लोग देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं क्या है भाई, इनको लाभ दिखाई दे रहा था अंग्रेजों से, जो कि ये क्या थे? 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिए थे। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा 1857 के विद्रोह का प्रारंभ। तो 1857 के विद्रोह का प्रारंभ जो माना जाता है, सर्वप्रथम कहाँ माना जाता है? बैरकपुर में। तो इसी बैरकपुर छावनी में क्या थे? 34वीं एनआई रेजिमेंट के मंगल पांडे क्या थे? सेना थे। और वे क्या करते थे कि उसी सेना में, जो कि अंग्रेजों द्वारा ये कहा जाता है कि आप कारतूस का प्रयोग करें, लेकिन मंगल पांडे क्या करते हैं? उस कारतूस के प्रयोग करने से मना कर देते हैं। मना करने के बाद वो क्या कर देते हैं? वहाँ पे मंगल पांडे विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह करने के बाद मंगल पांडे बाघ और ह्यूरोन को क्या करते हैं? जो अंग्रेजी सेनापति थे उनको क्या करते हैं? मार देते हैं। जिसकी वजह से मंगल पांडे को क्या किया जाता है? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी जाती है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं कि सबसे पहले ये पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था सर्वप्रथम, वो कहाँ हुआ था? तो बैरकपुर छावनी में हुआ था। फिर ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को हुआ था। फिर यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ किसने किया था? तो मंगल पांडे ने किया था। फिर अगला प्रश्न बनता है कि मंगल पांडे चौथे रेजिमेंट के थे। तो मंगल पांडे 34वीं एनआई रेजिमेंट के क्या थे? सैनिक थे। फिर यह प्रश्न बनता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को जैसे ही मंगल पांडे को फांसी होती है तो भारतीय सैनिकों में क्या होता है? आक्रोश बढ़ जाता है। भारतीय जो समाज के लोग थे उसमें आक्रोश बढ़ जाता है, और धीरे धीरे इस लपटे भारत में क्या होने लगती है? फैलने लगती है। अगला पॉइंट देखते हैं, 1857 की क्रांति का वास्तविक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से मानी जाती है। इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी, जो वास्तविक शुरुआत माना जाता है, वो कहां से माना जाता है? मेरठ से। और फिर प्रश्न बनता है कि 1857 की क्रांति का वास्तविक शुरुआत कब हुआ था? तो 10 मई 1857 ईस्वी को। ठीक है। जैसे ही 10 मई 1857 को मेरठ में क्रांति होती है तो यहां से सैनिक पुनः कहां पहुंचते हैं? दिल्ली में। 11 मई 1857 को दिल्ली में पहुंचते हैं, और 12 मई 1857 को क्या करते हैं? बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली का पुनः क्या कर देते हैं? बादशाह बना देते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, दिल्ली में विद्रोह का वास्तविक नेतृत्वकर्ता कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो ये ध्यान में रखिएगा, सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका जो नेतृत्व करता था दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था।
तो जैसे ही बहादुर शाह जफर द्वितीय को दिल्ली का नेतृत्वकर्ता बनाया जाता है तो इसकी खबर क्या होती है, अंग्रेजों को मिल जाती है। अंग्रेजों को जैसे ये खबर मिलती है तो उस समय निकोलसन था, निकोलसन क्या कर देता है कि पूरी तरह से दिल्ली को घेर लेता है और दिल्ली को घेरने के बाद उस पर आक्रमण कर लेता है। तो जैसे ही निकोलसन आक्रमण करता है तो बहादुर शाह जो जफर द्वितीय था वो भाग करके कहाँ चला जाता है, हुमायूं के मकबरे में जा करके छिप जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि कहाँ छिपा हुआ था, तो हुमायूं के मकबरे में छिपा हुआ था। फिर इसी प्रश्न को घुमा करके पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ से पकड़ा गया था, तो हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। फिर प्रश्न पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति थी, यानी जो 1857 की क्रांति दिल्ली में हुआ था, उसका दमनकर्ता कौन था, तो कौन था, निकोलसन था। लेकिन निकोलसन भी क्या हुआ था, इसको चोट लग जाती है और निकोलसन के जैसे ही चोट लगती है तो उसकी भी यहाँ पे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली में जो कि विद्रोह का दमनकर्ता कौन था, तो निकोलसन था। अगला पॉइंट है, बादशाह पर मुकदमे की सुनवाई मेजर हैरियट नामक जज ने की थी। तो मेजर हैरियट ही ये थे जो मुगल बादशाह पर मुकदमे की सुनवाई करते हैं और मेजर हैरियट ने ही यही निर्णय दिया कि मुगल बादशाह को क्या किया जाए, भारत से निष्कासित कर दिया जाए। इस तरह से मुगल बादशाह को भारत से निष्कासित कर दिया जाता है और इन्हें बजबज बंदरगाह से कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि मुगल बादशाह को किस बंदरगाह से भेजा गया था, तो बजबज बंदरगाह से भेजा गया था। फिर ये प्रश्न बनता है कि मुगल बादशाह को कहाँ भेजा गया था, तो कहाँ भेजा दिया गया भाई, रंगून भेज दिया गया। और इसी रंगून में, यानी जो वर्तमान में बर्मा यानी म्यांमार है, इसी में क्या हुआ, 7 नवंबर 1862 ईस्वी को बहादुर शाह जफर द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो दिल्ली में जो नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनका क्या होता है, अंत हो जाता है। और इस प्रकार से जो मुगल बादशाह थे, यानी भारत के अंतिम मुगल बादशाह, उनका भी क्या होता है, अंत हो जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। तो ये तो मित्रों थे हमारे क्या 1857 की क्रांति के बारे में पहला वीडियो था ये। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।